हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, ड्रामे की स्टार्टिंग जो है एक मिशन से होती है और हमारा जो मेन हीरो है वो एक पुलिस वाला है। और आज वो एक मिशन पे गया था जहाँ पर एक लड़की को एक बंदे ने किडनैप कर लिया था। अब कैप्टन उसे मना करता है कि तुम फायरिंग मत करना, बट उसे प्रीवियस का याद आता है कि उसने पहले भी कैप्टन की बात मानी थी, जिसकी वजह से उस शख्स ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इस बार वो कैप्टन की बात ना मानते हुए गोली को शूट कर देता है और उस लड़की की जान को बचा लेता है। अब लड़की जो है वो हमारे हीरो को थैंक्स बोलती है। बाय द वे, हमारे हीरो का नाम जो है लीजुंग है, जो कि एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर है और काफ़ी हैंडसम है। अब जब कैप्टन उसे चिल्लाता है बाद में कि मैंने तुम्हें शूट करने के लिए मना किया था, तो वो कहता है सर, मेरा पहला फ़र्ज़ है लोगों की जान बचाना, जो मैंने किया। अगर मैं ये नहीं करता तो वो उस लड़की की जान ले लेता, इसलिए बस मैंने अपना काम किया है। कि तभी उसे कॉल आता है कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। अब जो है लीजुंग बहुत परेशान हो जाता है और सीधा कहता है मैं तुम्हें आ रहा हूँ बचाने। अब हमें एक नए कैरेक्टर एन को दिखाया जाता है, जो कि माफिया वर्ल्ड की बॉस होती है। और एन को मार्शल आर्ट्स और बिजनेस में बहुत ही सक्सेस हासिल थी। उसे पता चलता है कि उसकी गैंग में कोई तो बंदा है जो यहाँ की इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुँचा रहा है। वो उस बंदे को कहती है तुम मुझे सच सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। बट वो बंदा उसे कुछ नहीं बताता है। फिर एन कहती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता दो आखिर तुम किसके लिए काम करते हो, वरना तुम्हें इस पानी में डाल दिया जाएगा। इतने में ही लीजोंग की एंट्री हो जाती है और वो कहता है मैंने कहा इस बंदे को छोड़ दो। तो एन कहती है चलो ठीक है, मैं इस बंदे को छोड़ दूंगी, लेकिन पहले तुम अपना फेस तो दिखाओ और तुम कौन हो। अब जब वो उसे अपना फेस रिवील करके नहीं दिखाता है तो इसी बात पर इन दोनों की बहस हो जाती है और इन दोनों की मार्शल फाइट हो जाती है, जिसमें एन तो काफ़ी तेज थी, इसलिए वो भी हमारे लीजोंग से लड़ लेती है। इतने में पुलिस का सायरन बजता है तो एन के बॉडीगार्ड डर की वजह से उस बंदे को जल्दी से पानी में फेंक देते हैं। अब वहाँ से निकलने से पहले एन अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि पता लगाओ ये आखिर हेलमेट वाला बंदा है कौन, आखिर ये चीज़ क्या है। फिर एन वहाँ से निकल जाती है। जब लीजोंग उस लड़के को पानी से बाहर लेके आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, वो मर चुका होता है। उसकी मौत पर लीजोंग बहुत रोता है क्योंकि वो उसे अपने भाई के जैसा मानता था। अब लीजोंग के कहने पर एन को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है, लेकिन वो साफ साफ कहती है क्या आपके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है, क्योंकि कानून तो सबूत मांगता है और अगर नहीं है तो मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। अब उसके बाद उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से उसे रिहाई मिल जाती है। तो वहीं लीजुंग परेशान हो जाता है कि एक गुनहगार को इस तरह कैसे छोड़ा जा सकता है। वो अपने कैप्टन से कहता है कि कैप्टन, आप लोगों ने उसे कैसे छोड़ दिया, उसने मेरे सामने मेरे बेस्ट फ्रेंड को मार दिया है। वो कहता है तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो और वैसे भी ये तुम्हारे डिपार्टमेंट का केस नहीं है, तुम अपने डिपार्टमेंट के केस देखो। तो लीजुंग कहता है ठीक है, फिर मुझे उसी डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए जिस डिपार्टमेंट में इसका केस है। तो कैप्टन लीजुंग की बात मानकर उसे कहता है ठीक है, लेकिन दुनिया के सामने मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा और तुम पुलिस के लिए एक अंडर एजेंट कवर बनकर काम करोगे। वो कहता है ठीक है, और उसके बाद लीजुंग को वो डिपार्टमेंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब हमें लीजुंग को दिखाया जाता है जो कि अपने बेस्ट फ्रेंड के पास जाता है, जो पेशे से एक हैकर होता है। वो उसके पास जाकर कहता है कि मुझे एन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, सब कुछ। अब एन को दिखाया जाता है जो कि आज डील करने के लिए जा रही होती है। उसकी मॉम उसे कहती है कि बेटा संभाल कर जाना, क्योंकि बाहर की दुनिया में तुम्हारे दुश्मन ही भरे पड़े हैं। वो कहती है मॉम, आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा डेली का काम है, और अगर मैं डर गई तो बिज़नेस कैसे करूँगी। अब उसके बाद वो अपने गार्ड से कहती है कि आज मैं खुद ड्राइव करके जाऊँगी और मुझे आज तुम लोगों की ज़रूरत नहीं। रास्ते में उसे उसकी बहन का कॉल आ जाता है जिसका नाम फ़ैन होता है। फ़ैन उसे बता रही होती है कि आज उसे उसके सपनों की जॉब मिल गई है और आज ही इंटरव्यू के लिए उसे जाना है। वो अपनी बहन के लिए काफ़ी खुश होती है और उसके बाद उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। कॉल उठाने से पहले ही उसका बहुत बुरी तरीके से कोई एक्सीडेंट कर देता है और तब तक उसकी गाड़ी को हिट करता है जब तक कि वो पूरी तरह से बेहोश ना हो जाए। उसके बाद एन तो पूरी तरह बेहोश हो जाती है और उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अब एन की मॉम को डॉक्टर से ये पता चलता है कि उसका ब्रेन पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, इवन वो कोमा में जा चुकी है और पता नहीं वो शायद ही अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा कभी उठ पाएगी या नहीं। मॉम ये सुनकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो जाती हैं और वो डॉक्टर को चिल्लाने लगती हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मेरी बेटी एन ज़रूर उठेगी। अब मॉम सोचती है कि उन्हें अपनी छोटी बेटी फ़ैन को यहाँ पर बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि एन की तबीयत तो इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। तो वहीं हमें फ़ैन को दिखाया जाता है जो इस ड्रामे की फीमेल लीड है। एन और फ़ैन दोनों ही जुड़वा बहनें हैं और हूबहू एक जैसी दिखती हैं। फ़ैन एन से बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ एन फाइट में, मार्शल में, हर चीज़ में तेज़ और चालाक थी, तो वहीं फ़ैन बहुत ही सिंपल और प्योर थी। मॉम उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हें यहाँ पर आना है, अब तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट हो चुकी है यूएस में, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अब हमारे साथ आकर रहो। वहीं फ़ैन पूछती है कि मॉम, आज अचानक से आपने मुझे कॉल कैसे कर लिया, क्या कोई प्रॉब्लम है।
तो कहती नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम यहाँ पर आओ, मैं तुम्हें बताऊँगी। फ़ैन बहुत ही प्यारी और क्यूट लड़की है। उसे गैंगस्टर की दुनिया के बारे में और गैबलिंग वगैरह के बारे में, इवन बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेज़ों को जब एन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। और फ़ैन जैसे ही घर पहुंचने वाली होती है तो वो अपने आप को कवर कर लेती है, क्योंकि उसकी मॉम ने उसके फेस को हाइड करने के लिए कहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, किस्मत चाहे जिसे टकरा जाती है, और वैसे ही लेज़ों से फ़ैन टकरा जाती है, लेकिन वो अपने फेस को हाइड करके वहाँ से निकल जाती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। अब फ़ैन जब घर पहुंचती है तो उसकी मॉम उसे एन के बारे में सब कुछ बताती है और फिर कहती है कि अब तुम्हें बाहर की दुनिया में एन बनना होगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि एन की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अब कोमा में है तो हर कोई हमारे बिजनेस पे छापा मारना चाहेगा, और मैं नहीं चाहती कि जो मेहनत एन ने की है उस पर कोई और आकर राज करे। इसलिए तुम्हें अब एन बनना होगा। इसमें तुम्हारी मर्ज़ी हो या ना हो, मैं तुम्हें ऑर्डर करती हूँ कि तुम्हें एन बनना होगा। अब सबसे पहले वो उसका लुक एन की तरह करवाती हैं। फ़ैन के लॉन्ग हेयर को एन के शॉर्ट हेयर में कन्वर्ट कर दिया जाता है और फिर उसे पूरा एन बना दिया जाता है। अब सीन लेज़ों की तरफ शिफ्ट होता है, जो कि एन को पूरी तरह से टारगेट कर चुका था कि वो उसे कैसे ढूंढ निकाले। फ़ैन की मॉम ने आज उसे एन की जगह पर एक मीटिंग के लिए उसके बॉडीगार्ड के साथ भेज दिया था। अब फ़ैन एन बनकर मीटिंग की स्पेस पर पहुंच चुकी थी, तो वहीं लेजुंग भी उसका पहले से ही इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। फ़ैन आज के पहले ऐसी जगहों पर कभी नहीं गई थी, इसलिए वो काफ़ी सहमी हुई थी। जब वो सामने वाले बंदे से डील कर रही होती है तो वो काफ़ी डरी होती है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसे एन की तरह बनना है और उसी की तरह एक्टिंग करनी है। अब सामने वाला बंदा उससे कहता है कि आज अगर हमारी डील फाइनल हो गई तो बहुत अच्छी है, और अगर आपने डील को करने से मना कर दिया तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। अब फ़ैन एन की तरह एक्टिंग करके हंसती है और कहती है, मुझे तुम्हारी डील में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं तुमसे डील नहीं करना चाहती हूँ। बॉडीगार्ड, चले यहाँ से। अब उस डीलर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि कोई भी इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए, सबकी हड्डियाँ एक कर दो। अब दोनों पार्टीज़ में फाइटिंग शुरू हो जाती है। तो लीजुंग भी उस कमरे में पहुंच जाता है और वो देखता है कि एन जो है वो बहुत सहमी हुई सी डरी होती है, एक किनारे खड़ी होती है। अब वो उसकी जान बचाकर उसे वहाँ से लेकर भागता है। उस डीलर के काफ़ी बंदे एन का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन लीजोंग उसे भगाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो एन को सबसे पहले एक सेफ स्पेस पर लेकर जाता है। फिर वो उसे देखता है कि वो डरी हुई क्यों है। फिर वो सोचता है कि जब मेरी पहली मुलाकात इससे हुई थी उस वक्त इसने मुझसे फाइटिंग की थी, इसके बातों में चालाकी थी, और आज ये इतनी मासूम क्यों दिखाई दे रही है। वो उससे कहता है, मैंने तुम्हारी हेल्प की, बदले में तुम मुझे क्या दोगी। वो उसे थैंक्स बोलती है तो कहता है, थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे तुम्हारी कंपनी में जॉब चाहिए। वो कहती है, जॉब? और तुम्हें? फिर सोचती है, मैं इसे जॉब कैसे दे सकती हूँ, मैं एन थोड़ी ना हूँ। और फिर वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से भागने की फिराक में होती है, लेकिन तभी लेजुंग को शक हो जाता है और वो उसे अपना हाथ देकर बचाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि फ़ैन उसे अपना हाथ देती उसका पाँव स्लिप हो जाता है, बट लेजुंग उसे बचा लेता है। सबसे पहले यहाँ पर ही हमें इन दोनों का एक छोटा सा रोमांस देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे की बाहों में पड़े होते हैं। इतने में फ़ैन के सारे बॉडीगार्ड आ जाते हैं और वो उसे चलने के लिए कहते हैं। फिर वो कहती है, आई एम इम्प्रेस विद यू, इसलिए कल कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें जॉब ज़रूर दूंगी। लेज़ों को ऐसा लगता था कि वो अपने मकसद के करीब है और जल्दी अपने फ्रेंड का रिवेंज उससे ले लेगा, लेकिन साथ ही उसका फ्रेंड कहता है कि मत जा, वो लड़की बहुत ख़तरनाक है और प्लीज़ तू मेरी बात मान ले। वो कहता है, मुझे ये करना है। जब कंपनी में वो पहुंचता है तो सबसे पहली मुलाकात उसे फ़ैन के बॉडीगार्ड से होती है। फ़ैन उसे कहती है कि मैंने इसे बुलाया है, इसलिए मेरे साथ चलो। अब फ़ैन जो है वो उसे सबसे पहले एक पेपर देती है जिसमें उसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। इतने में एन का बॉडीगार्ड लेज़ों की कनपटी पे गन रख देता है और फिर उसकी लॉयल्टी को चेक करता है। अब फ़ैन ने तो ये सब कुछ पहले कभी देखा ही नहीं, इसलिए वो बहुत डर जाती है, लेकिन हमारा लेजुंग भी नहीं डरता क्योंकि वो पहले से ही एक ऑफिसर था। वो उसकी लॉयल्टी को साबित कर देता है, लेकिन फिर वो एन को देखता है कि वो गन को देखकर इतनी डरी हुई क्यों है। आखिर फ़ैन जो है पेशे से इंटीरियर डिज़ाइनर थी, इसलिए जब वो देखती है कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में उसके डैड इंटीरियर डिज़ाइनर है तो वो उसके घर जाने की जिद करती है। अब लेजुंग सोचता है कि एन को उस पर शक न हो जाए, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। अब लेजुंग परेशान हो जाता है और पास्ट में सोचता है कि उसने अपने डैड से कहा था कि वो पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी को छोड़ रहा है, लेकिन उसके डैड उसे ड्यूटी छोड़ने के लिए मना करते हैं और इसी बात पर बाप बेटे की बहस हो जाती है। लेजुंग ये सोचकर परेशान था कि उसके डैड तो एक पुलिस ऑफिसर थे जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और उसने पर्सनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है कि उसके डैड इंटीरियर डिज़ाइनर हैं। तो आखिर जब वो घर पहुंचेगा तो क्या करेगा। अब प्रेजेंट सीन में जब लेजुंग सबको लेकर अपने घर पहुंचता है तो उसके डैड और उसकी मॉम उन लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं। फिर उसके डैड उससे कहते हैं, तुम्हें क्या लगा तुम आओगे और मैं कुछ और रिएक्ट करूँगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं भी एक पुलिस ऑफिसर था बेटे,
मुझे भी पता है कि इस वक्त तुम ज़रूर अंडरकवर एजेंट की तरह काम कर रहे हो। फैन वहाँ का पूरा इंटीरियर देख रही होती है और काफ़ी खुश होती है। इतने में वो अपने डैड से कहता है, डैड ये वही लड़की है जिसकी वजह से मैं अंडरकवर एजेंट बनकर काम कर रहा हूँ। तो डैड कहते हैं, मुझे वो लड़की तो बहुत ही सिंपल और प्योर दिखाई दे रही है, और जहाँ तक मेरा तजर्बा है तो वो लड़की शायद कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। डैड का तजर्बा अपनी जगह बिल्कुल सही था, क्योंकि वो एन नहीं फैन थी। तो वो कहता है, डैड आपको पुलिस से रिटायर होकर काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए आप नहीं जानते ये लड़की बहुत ही चालाक है, और बस मैं इसी की चालाकी को पकड़ने के फिराक में हूँ। फैन को उसकी मॉम ने अपने पास बुलाया था और कहा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन तभी वो उसे डरता हुआ देख कहती हैं, सबसे पहले तो तुम डरना बंद करो, क्योंकि एन किसी से नहीं डरती है, और अगर तुम्हें उस जैसा बनना है तो सबसे पहले डरना बंद करना होगा। और हाँ, प्रॉब्लम ये हुई है कि त्यानचिंग वापस आ रहा है और वो हमारे बिजनेस का आधा पार्टनर है, इसलिए तुम्हें उसके सामने एन की तरह एक्टिंग करनी है, और प्लीज़ उसे शिकायत का कोई मौका मत देना। एंड वन मोर थिंग, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शल फाइटिंग सीख लो, ताकि किसी और को क्या, त्यानचिंग को भी तुम पर शक ना होए। अब फैन कहती है, मॉम मैं कोशिश करूंगी, बट मॉम कहती है मुझे कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए। अगले सीन में हमें लिजुंग को दिखाया जाता है, जो कि फैन की आदतों को देखकर परेशान था कि ये मुझे वैसी क्यों नहीं लग रही जैसे इसको मैंने पहली मुलाकात में देखा था। तभी वो उसे टेस्ट करने के लिए उसका हाथ पीछे से पकड़कर फोल्ड कर देता है। अब ये चीज़ जब उसने एन के साथ किया था तो वो तो सामने से उसे फाइट कर लेती है, लेकिन यहाँ पर एन तो थी नहीं, फैन थी, इसलिए वो सीधा उसी के ऊपर गिर जाती है। अब लीजुंग उससे कहता है, तो मैं नहीं हूँ ना? वो कहती है, हाँ मैं एन ही हूँ, क्यों तुम्हें कोई डाउट हो रहा है क्या? मेरे लुक को देखो, मैं एन ही हूँ। एक्चुअली मुझे एक्सीडेंट के बाद अमेसिया हो गया ना, इसलिए मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ। आज जब वो मॉम को घर पर देखती है कि वो बहुत उदास बैठी हैं, तो वो उनके लिए डिनर लेकर आती है। अब मॉम एक पल के लिए फ़ैन को एन समझकर उससे बड़ी प्यार से बात करने लगती हैं, लेकिन जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो एन नहीं फ़ैन है, तो वो उसे कहती हैं कि तुम्हें मार्शल आर्ट सीखने के लिए कहा था ना मैंने, उसका क्या हुआ? क्या तुमने किसी बंदे को ढूंढा? अब फ़ैन कहती है, मॉम मैं जल्दी किसी को ढूंढकर फाइटिंग सीख लूँगी, आप टेंशन मत लीजिए, वरना आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अब फैन जो है वो सीधा लीजुंग के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें मार्शल आर्ट्स आते हैं? लीजुंग उसे हाँ बोलता है तो वो उसे सिखाने के लिए कहती है। अब हमें एक नए सीन की एंट्री में एक नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है, और ये त्यानचिंग होता है। त्यानचिंग बहुत ही रिच है और एन के साथ उसकी आधी पार्टनरशिप फॉर्म चलती है। अब यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि एन को किसी बंदे ने परेशान किया था, तो वो उस डीलर के पास जाकर सबसे पहले उसे धमकी देता है और उसके सारे बंदों को मार गिराकर ये कहता है, नेक्स्ट टाइम से एंग से पंगा मत लेना, वरना मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूँगा, समझे तुम? और उसे वहाँ से धमकी देकर सीधा उसकी मॉम से मिलने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर जब वो मॉम के पास पहुँचता है तो अपने बॉडीगार्ड्स को बाहर जाने के लिए कहता है। मॉम उसे कहती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। तो वो कहता है, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन एन कहीं नज़र नहीं आ रही है। अब मॉम उसे क्या बताती, इसलिए वो कहती हैं, त्यानचिंग मैंने उसे ऑफिस से कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दिया है, लेकिन अभी वो रेस्ट कर रही है, तो तुम उसे डिस्टर्ब मत करना। और एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो तुम्हें अपनी मॉम से मिलना चाहिए था पहले, उसके बाद मुझसे मिलना चाहिए था। वो कहता है, एक्चुअली यू आर राइट, मुझे मॉम से मिलना चाहिए था पहले। अब हमें लीजुंग और फैन को दिखाया जाता है, जो कि उसे मार्शल आर्ट सिखा रहा होता है। सबसे पहले वो उसे 100 मीटर की रेस लगवाता है, जिसमें वो बुरी तरीके से हार जाती है। उसके बाद कहती है, पता नहीं ये लोग कैसे कर लेते हैं। अब उस पर तो दिन ब दिन लीजुंग का शक बढ़ते ही जा रहा था। वो उसे फाइटिंग भी सिखाता है। उसके बाद जब वो थक जाती है तो कहती है, क्या अब हम कल कर सकते हैं? वो कहता है, अगर तुम ऐसे ही थक जाया करोगी थोड़े थोड़े चीज़ों में, तो तुम कैसे मार्शल आर्ट सीखोगी? रात में वो बहुत ज़्यादा थक जाती है तो कहती है, अब मुझे वार्म वाटर बाथ लेना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर वो वार्म वाटर बाथ लेने के लिए जाती है तो कहती है, कोई एक दिन में किसी लड़की से इतनी मेहनत करवाता है क्या? वो पागल है क्या? उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कहता है, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, तुम्हारे बगल में ही मैं भी बात ले रहा हूँ। वो कहती, तुम पागल हो क्या? तुम यहाँ कैसे आ सकते हो? चलो जाओ यहाँ से। अब जब उन लोगों का नहाने का सीन ख़त्म होता है तो वो गौर करता है कि उसके पीठ पर मैंने पहली बार देखा था कि एक टैटू है, और आज एन के बैग पर कोई भी टैटू नहीं है। आखिर वो गया कहाँ? तो वो इस बात को कंफर्म करने के लिए उसके रूम में आता है और कहता है, तुम ये बताओ, तुम्हारे बैग पर पहले तो टैटू था ना, अब वो टैटू नहीं है, आखिर गया कहाँ? तो वो उससे कहती है, वो टैटू नहीं बल्कि नकली टैटू था, वो परमानेंट टैटू नहीं था, क्योंकि जो है मुझे टैटू बनवाने से डर लगता है, बस इसीलिए मैंने परमानेंट नहीं नकली टैटू बनवाया था। अब लीजिंग सोचता है, जो लड़की गन से नहीं डरती वो भला टैटू बनवाने से डर सकती है क्या? तो वहीं त्यानचिंग को अपनी मॉम के साथ दिखाया जाता है, जो उनके साथ डिनर कर रहा होता है। अब उसकी मॉम कहती है, बेटा मैं अकेले रह रहकर थक चुकी हूँ, प्लीज़ तुम शादी कर लो और मेरे लिए एक बहू ले आओ, ताकि वो तुम्हारी तरह मेरा ख्याल रखे। तो त्यानचिंग कहता है, मॉम आप फिक्र क्यों कर रही हैं, पहले कोई अच्छी लड़की मिलने तो दीजिए। अब जैसे ही वो लोग दोनों रेस्टोरेंट से निकलते हैं तो इतने में ही उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो जाता है,
त्यांचिंग बहुत डर जाता है और वो सीधा अपनी मॉम को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और हॉस्पिटल में वो सीधा कहता है कि मेरी मॉम को कुछ भी होना नहीं चाहिए, जितना पैसा लगेगा मैं लगाने को तैयार हूँ। डॉक्टर उसे कहता है ब्लड लाने के लिए, बट वो कहता है मुझे नहीं पता ब्लड कहाँ मिलेगा और कहाँ नहीं। तुम लोगों को जो करना है जल्दी करो, अगर मेरी मॉम को कुछ हुआ तो इस पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा मैं। और फिर डॉक्टरों को मारने लगता है। अब वो पैनिक इतना ज़्यादा हो जाता है कि तभी सामने से एक लड़की आती है और डायरेक्ट उसे मारती है और कहती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये तुम्हारा घर नहीं हमारा हॉस्पिटल है। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगे तो हम तुम्हारी माँ का इलाज करेंगे। और ये लड़की कोई और नहीं, वहीं की डॉक्टर होती है जिसका नाम गुजिंग होता है। पहली बार त्यांजिंग ने किसी के सामने अपना मुंह बंद किया था। अब वो देखता है कि उसकी माँ जब रिलैक्स हो जाती है तो वो काउंटर पर जाकर थैंक्स करता है। बट सामने वाली नर्स उसे कहती है कि थैंक्स आपको हमारा नहीं बल्कि गुजिंग का करना चाहिए, क्योंकि उसी ने आपकी मॉम को टाइम पर ब्लड दिया था। अब उसे रियलाइज़ होता है कि शायद वो कुछ ज़्यादा ही पैनिक हो गया था, इसलिए वो अपने गार्ड्स को लेकर सीधा गुजिंग के पास जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हें सॉरी और थैंक्स बोलना है। वो उसे अपनी मॉम के लिए थैंक्स और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। सारे गार्ड्स भी उसे सॉरी करते हैं। अब गुजिंग जो है उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है कि ये इस लड़के का कौन सा रूप है। जो मैंने देखा था वो तो बहुत ही डेंजर था, लेकिन ये तो बहुत ही स्वीट लग रहा है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत थैंक्स और मुझे अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है, नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तो वहीं दूसरी तरफ हमें ली जुंग और फैन को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक उसे कॉल आती है कि उसे पता है कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट किसने किया था। अब वो उससे मिलने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी ल्यूजुंग उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा क्योंकि मैं तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना। उसके बाद वो दोनों एक साथ जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे उन लोगों के सामने आ जाते हैं जो उन लोगों पर वार करते हैं। लीजुंग भी उनकी हड्डियां अच्छे तरीके से तोड़ता है, लेकिन अचानक से वो गुंडे फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फैन तो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। लीजुंग उसे नोटिस करता है और कहता है कि अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, अब हम इनसे लड़ नहीं सकते क्योंकि इनके पास गन है। और सीधा वो खाई में छलांग लगा देता है। अब ये लोग खाई में जाकर थोड़ा नीचे गिर जाते हैं और ये दोनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब लीजुंग की आँख खुलती है तो वो सबसे पहले फ़ैन को जगाने की कोशिश करता है। उठो, क्या तुम ठीक तो हो ना? जब उसकी आँख खुलती है तो वो कहती हम लोग कहाँ पे हैं और तुम्हें कितनी ज़्यादा चोट लग गई है? तुम्हें काफ़ी दर्द हो रहा होगा ना? मैं ड्रेसिंग कर देती हूँ। और फिर वो अपने कपड़ों के कुछ हिस्सों को फाड़ कर लीज़ों की ड्रेसिंग कर देती है और उसके बाद कहती है अब तुम्हें अच्छा फ़ील होगा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगी। ओके, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद वो उसे एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर दो लोग उन लोगों की हेल्प करते हैं। वो कहती है कि आप लोगों के पास फ़ोन है क्या, मुझे एक कॉल करनी है। तो वो कहती है हमारे पास कोई फ़ोन नहीं है, लेकिन यहाँ से कुछ दूर पर तुम्हें टेलीफोन मिल जाएगा। वो कहती है मैं आपको एक नंबर देती हूँ, आप उस नंबर पर कांटेक्ट करके बता दीजिए कि मैं यहाँ पर हूँ। अब उन लोगों को इन लोगों पर शक होने लगता है, तो वो इन लोगों को शक की नज़रों से देखने लगते हैं, लेकिन ये लोग कर भी क्या सकते थे। अब वो लोग वहाँ से जाते हैं और कहते हैं हम तुम्हारा कॉल कर देंगे। अब बाहर जाते हुए वो लोग बड़बड़ा रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ त्यांशिंग को दिखाया जाता है जिसने एन के बॉडीगार्ड की खूब अच्छी खबर ली थी। वो कहता है एन कहाँ गई, तुम्हें क्या नहीं पता? वो कहता है जब से वो नया पर्सनल असिस्टेंट आया है ना, तब से मुझे कुछ पता नहीं होता है कि एन कहाँ जा रही है और कहाँ आ रही है। प्लीज़ सर मुझे माफ़ कर दीजिए। तो त्यांशिंग कहता है तुम लोग किसी काम के नहीं हो। तो वहीं गुजिंग को दिखाया जाता है जो त्यांशिंग की मॉम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रही होती है, उन्हें टाइम पर मेडिसिन दे रही होती है। तो त्यांशिंग दूर से ही सब कुछ देख रहा होता है और उसे कहीं ना कहीं गुजिंग से फर्स्ट साइट लव हो चुका था। वो उसके प्यार में पड़ चुका था और ये उसके लिए बहुत ही अच्छी फीलिंग्स थी, क्योंकि आज के पहले त्यांशिंग ने किसी के लिए ऐसा फील नहीं किया था। अब वो रुकता नहीं और सीधा उसके पास जाकर कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वो और कुछ कह पाता वो वहाँ से जा रही होती है, पर उसका भाई उसे रोक देता है। अब त्यांशिंग उसे कहता है मैं बातों को घुमा फिरा कर करना नहीं जानता हूँ, मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गुजिंग कहती है तुमसे शादी? मैं तुम जैसे लड़कों को अपना फ्रेंड भी ना बनाऊँ, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। अब त्यांशिंग का भाई उसे कहता है ये तुम कैसे बात कर रही हो मेरे भाई से, सही से बात करो, क्या कमी है उसमें? रिच है, हैंडसम है, तो तुम उसे क्यों इग्नोर कर रही हो? तो वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही तुमसे शादी करना चाहती हूँ। एंड ए मिस्टर, तुम बीच में मत बोलो वरना तुम्हें एक रख कर दूंगी। वो कहता है तुम मेरे भाई से ऐसे बात नहीं कर सकती हो। त्यांशिंग उसे कहता है मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब मुझे तुम्हारे जवाब का इंतज़ार है। अब वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बट फिर से उसका भाई उसे रोक लेता है। वो कहती है फॉर गॉड सेक मेरा पीछा छोड़ दो, और चली जाती है। अब त्यांशिंग का भाई उसे कहता है कि लड़की अच्छी नहीं है, मैं आपको दूसरी लड़की ला कर दूंगा। तो वो कहता है तुम नहीं जानते, मुझे यही चाहिए, मैंने जैसे पसंद कर लिया तो कर लिया। अब उन गुंडों को दिखाया जाता है जो फैन और लीजों को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें वही अंकल और आंटी दिख जाते हैं। वो लोग उनका एड्रेस पूछ लेते हैं तो वो लोग बता देते हैं। अब जैसे वो लोग उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि लीजों और फैन तो वहाँ से निकल चुके होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हमें त्यांशिंग को दिखाया जाता है जो अपना प्रपोजल और बहुत सारे फ्लावर्स लेकर वापस से गुजिंग के पास पहुँचता है और कहता है
क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट है? वो कहती है, क्या तुम्हें बात सीधी सीधी समझ में नहीं आती? मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी है। और कहकर इतना निकल जाती है। अब हमारा क्रेजी त्यांशिंग उसके पीछे जाता है और कहता है, क्या तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं हूँ? कमी क्या है मुझ में? हैंडसम हूँ, रिच हूँ, उसके बावजूद भी क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहोगी? मैंने कह दिया मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? मैं तुमसे शादी किसी कीमत पर नहीं करूँगी। तो त्यांशिंग कहता है, ठीक है, मेरी एक शर्त है। अगर मेरी शर्त पर तुम खरी उतर गई तो मैं तुम्हारी लाइफ से चला जाऊँगा। वो कहती है, क्या? वो कहते हैं, तुम्हें मेरे साथ 3 डेट्स करनी होगी और इन 3 डेट्स में अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत लिया तो फिर तुम मुझसे शादी करोगी, और अगर इन 3 डेट्स में भी मैं तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया तो मैं तुम्हारी लाइफ से कैर आउट हो जाऊँगा। अब त्यांशिंग की ऐसी शर्त को वो सुनकर सोचती है कि 3 डेट्स की तो बात है, मैं इसे डेट्स करके मना कर दूंगी और ये आसानी से मेरा पीछा छोड़ देगा। और वो कहती, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं तुम्हारे साथ 3 डेट्स करूँगी, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हें मना करूँगी और तुम मेरी लाइफ से कैर आउट हो जाओगे। गाइस, हम लोग गुजिन को शॉर्ट फॉर्म में जिन बोलते हैं, और जिन जो है उसके साथ डेट्स पर जाने के लिए राजी भी हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो अपने बॉडीगार्ड के साथ सीधा जिन के हॉस्पिटल पहुंचता है और जिनसे ये कहता है कि तुम्हें याद है ना, हमें डेट पर जाना है और आज हमारी फर्स्ट डेट है। और कहने के मुताबिक वो उसे आज मूवी दिखाने के लिए लेकर जाता है डेट पर। अब गुजिन ये सोचती है कि मेरी सेफ्टी के लिए इसने इतने सारे बंदों को डेट पर लेकर आया है, बताओ ज़रा कोई ऐसे भी डेट करता है क्या? लेकिन ये यहाँ पर मूवी को अच्छे से इंजॉय करती है, लेकिन वो यही चाहती थी कि वो 3 डेट पर भी उसे मना कर देगी। फैन को दिखाया जाता है जो कि लीजन की रात में केयर करते करते बैठे बैठे ही सो जाती है। अब जब लीजन की आंखें खुलती है तो वो फ़ैन की तरफ देखकर ये सोचता है कि क्या वो फ़ैन से प्यार करने लगा है। अचानक एक्सीडेंटली फ़ैन नींद में ही लीजन की तरफ बढ़कर उसे किस कर लेती है, और जो लीजन होता है वो शॉक्ड होता है। उसके बाद वो लोग घर के लिए निकलते हैं और रास्ते में वो फ्लावर लगाकर अपने बालों में काफ़ी हंस रही होती है। अब जब वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो फ़ैन अपने बॉडीगार्ड से कहती है कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि लीजिंग और मैं कहाँ गायब थे। बॉडीगार्ड ओके बोलता है। इतने में त्यांशिंग की एंट्री होती है और वो सीधा फैंग से ये पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम गायब कहाँ थी? मैं तुमसे मिलने आया था बट तुम मुझे मिली नहीं। तो वो उससे बहानेबाजी करने लगती है। उसके बाद वो लीजन को देखकर पूछता है कि ये कौन है? तो वो बताती है, ये मेरा पर्सनल असिस्टेंट है, मैंने इसे जल्दी ही हायर किया। अब लीजुंग को त्यांशिंग को ज़्यादा पसंद नहीं करता और उसे देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है। उसके बाद त्यांशिंग जो है वो फ़ैन से कहता है कि हमें वायलेंस का तरीका अपनाकर अपने दुश्मनों से मुकाबला करना होगा। तो फ़ैन उससे कहती है, अब हम बिजनेस करने में कोई भी वायलेंस का तरीका नहीं अपनाएंगे, और हम ये इसलिए करेंगे ताकि हमारे दुश्मनों से हमारी दोस्ती हो जाए, क्योंकि बस अब मैं और दुश्मन नहीं बनाना चाहती हूँ। तो त्यांशिंग उसकी बातों को सुनकर कहता है, एन तुम ऐसी बातें कर रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई गलत मेडिसिन ले ली जिसका असर तुम्हारे दिमाग पर हो गया है? तो वो कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस अब मैं और दुश्मन क्रिएट नहीं करना चाहती हूँ, बस इसीलिए हम वायलेंस का तरीका नहीं अपनाएंगे। तो त्यांशिंग उसकी बातों को सुनकर हाँ कर देता है। अब नाइट के सीन में जब लीजुंग फ़ैन को उसके घर ड्रॉप करता है तो उसकी मॉम उसे देख लेती है। अब लीजुंग उसे ड्रॉप करके जब चला जाता है तो फ़ैन की मॉम उसके पास आती है और सबसे पहले वो उसे शाबाश कहती हैं और कहती है कि तुमने अच्छी एक्टिंग की त्यांशिंग के सामने कि उसे शक नहीं हुए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि त्यांशिंग के आने के बाद लीजुंग का काम इस कंपनी में ख़त्म हो चुका है, इसलिए तुम उसे किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो। बट फ़ैन कहती है, मॉम ऐसा नहीं है, अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ है, मैं उसे भी और रखना चाहती हूँ। तभी मॉम कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसे पसंद करने लगी हो, बस इसलिए उसे ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती हो? वो कहती है, मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। तो मॉम उसे कहती है, फिर ठीक है ना, तुम उसे जल्द से जल्द किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो। एंड हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, तुम्हारी बहन एन की बेटी सिया आ रही है और उसने आज तक अपने डैड को कभी देखा नहीं। एन ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसके बर्थडे पर उसके डैड से मिलवाएगी, और हाँ, एन ने कभी मुझे अपने हस्बैंड से नहीं मिलवाया, इसलिए मैं भी सिया के डैड को नहीं जानती हूँ। तो फिर तुम्हें किसी ऐसे बंदे को ढूंढना होगा जो उसका नकली फादर बन सके, और तुम दोनों को मिलकर उसके सामने पेरेंट्स बनना होगा ताकि सिया को शक ना होए कि एन यहाँ मौजूद नहीं है। और साथ ही तुम किसी ऐसे बंदे को जल्द से जल्द ढूंढ लो जो तुम्हारा फेक हस्बैंड बन जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो कंपनी में जाती है तो वो काफ़ी डिस्टर्ब होती है क्योंकि मॉम ने लीजुन को किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा था। इतने में त्यांशिंग आ जाता है। त्यांशिंग लीजुन को देखकर उसे बिल्कुल भाव नहीं देता कि तभी त्यांशिंग जो है वो फ़ैन को बताता है कि डीलर जंगफू ने हमारी कंपनी का ब्लूप्रिंट चोरी कर लिया है, इसलिए हमें उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। अब यहाँ पर फ़ैन कहती है कि ठीक है, मैं चेंजेस कर दूँगी। तो वो कहता है, लेकिन हमने तो वो प्रिंट बहुत ही बड़े आर्किटेक्ट से बनवाया था, तो तुम कैसे चेंज कर सकती हो? तो वो कहती है, मैं कर लूँगी। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि फ़ैन जो है अपनी फ्रेंड से मिलने गई होती है और उसे सारी सिचुएशन बता देती है। अब उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम
लीज़ों को कंपनी से निकालना नहीं चाहती हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो, बस इसीलिए तुम मुझे किसी कंपनी में ट्रांसफ़र नहीं करना चाहती हो? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं, बट पता नहीं मेरा दिल क्यों नहीं मानता कि लीज़ों को मैं किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दूँ। दूसरी तरफ हमें मॉम को दिखाया जाता है, जिन्होंने त्यानचिंग से ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि लीज़ों को अब कंपनी से निकाल देना चाहिए और उसे किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। ये काम मुझे नहीं लगता कि एन कर पाएगी, इसलिए मैं तुम्हें ज़िम्मेदारी दे रही हूँ कि तुम उसे किसी और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दो। अब पहले से ही जो है त्यानचिंग उसे चिढ़ता था, तो वो हाँ कर देता है। अब नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर त्यानचिंग अपने बॉडीगार्ड के साथ जिन के पास पहुँच चुका था और वो जिन से कहता है आज हमारी दूसरी डेट का टाइम है, तो वो कहती है मैं अभी बिज़ी हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा काम है, तो मैं तुम्हारे साथ आज डेट पर नहीं जा सकती। वो कहता है मैं वेट कर लूँगा, बट डेट पर तो आज ही जाऊँगा। अब फ़ैन को दिखाया जाता है, जो लीज़ुंग की आंखों में देखकर उससे अपना प्यार टेस्ट कर रही होती है, लेकिन तभी से समझ में आ जाता है कि वो उससे प्यार करने लगी है और शायद लीज़ुंग भी उससे प्यार करता है, लेकिन वो उससे दूर हट जाती है। अब लीज़ुंग जब उससे पूछता है तो वो कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी लॉयल्टी चेक कर रही थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वैसे भी चलो हटो, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। अब जब जिन का काम खत्म हो जाता है तो त्यानचिंग उसे डेट पर लेकर पहुंच जाता है। अब उसके पीछे इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो रही होती है और वो अपने मन में यही सोच रही होती है कि कोई किसी के साथ डेट पर जाता है तो उनके बीच बॉडीगार्ड्स भी होते हैं क्या। अब उसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो सीधा त्यानचिंग से ये कहती है तुम्हें डेट का डी भी पता है क्या, डेट कैसे सेलिब्रेट करते हैं? कोई डेट पर जाता है अपने साथ इतने सारे बॉडीगार्ड लेके, जब तुम्हें पता नहीं है कि किसी लड़की को कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो मुझे तुमने डेट की ऑफ़र क्यों की? और प्लीज़ मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट डेट पर नहीं आने वाली हूँ। तो त्यानचिंग मुझसे कहता है तुमने मुझसे 3 डेट्स का प्रॉमिस किया है, इसलिए तुम्हें तो डेट पर आना ही होगा। और उसके बाद वो उसे लड़ झगड़ कर वहाँ से चली जाती है। अब जिन जैसे ही गुस्से में वहाँ से निकलती है तो त्यानचिंग का भाई उसे रोकने के लिए जाता है, पर त्यानचिंग उसे मना कर देता है और कहता है जाने दो उसे, उसे शायद कुछ टाइम की ज़रूरत है। अब हमें फ़ैन को दिखाया जाता है। फ़ैन जैसे ही घर पहुँचती है तो उसकी मॉम उससे कहती है फ़ैन क्या तुमने फ़ेक हस्बैंड ढूंढा, क्योंकि सिया बहुत जल्द यहाँ पर आ जाएगी। तो वो कहती है मॉम मैं ढूंढ रही हूँ और बहुत जल्द मैं फ़ेक हस्बैंड का इंतजाम कर लूँगी। इतने में से लीजुंग की कॉल आ जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ लीजुंग को दिखाया जाता है जिस पर काफ़ी गुंडों ने हमला कर दिया था, लेकिन वो भी उन्हें छोड़ता नहीं है, उन्हें धूल चटाकर ही रहता है। उसके बाद लीजुंग एक गुंडे से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे मारने के लिए किसने भेजा है, तो वो बता देता है कि उन लोगों को त्यानचिंग ने भेजा है। अब ये सारी वॉइस और फाइटिंग की आवाज़ जो है वो कॉल पर फ़ैन सुन लेती है और उसे रहा नहीं जाता है कि पता नहीं लीजुंग का आखिर क्या हाल हो रहा होगा। वो सीधा अपने बॉडीगार्ड के साथ लीजुन के पास पहुंच जाती है और कहती है तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना लीजुन? मैंने फ़ाइट की आवाज़ सुनी, इसलिए मैं दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास चली आई। फिर वो पूछती है कि उन बंदों को किसने भेजा था, लेकिन लीजुन उसे कुछ नहीं बताता। वो ऑलरेडी जानती थी कि उन बंदों को त्यानचिंग ने भेजा है, क्योंकि उसने कॉल पर सुन लिया था। अब नेक्स्ट डे जब वो त्यानचिंग से मिलती है तो उससे काफ़ी रूटली बात करती है। अब त्यानचिंग को भी समझ नहीं आ रहा था कि एन जो है उससे इतना रूटली क्यों बात कर रही है। उसके बाद त्यानचिंग को उसका रूड बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और त्यानचिंग काफ़ी गुस्से में होता है और ये सोचता है कि आज तक एन ने उससे कभी इतना रूड बिहेवियर नहीं किया। अब लीजुंग को दिखाया जाता है जिसका दोस्त उसके पास आता है और उसे इन्फॉर्मेशन बताता है कि जो एन के पीछे टैटू था वो रियल टैटू था, वो कोई फेक टैटू नहीं था। तो लीजुंग सोचता है एन से पहली मुलाकात में उसने उसके बैग पर टैटू देखा, लेकिन अभी रिसेंटली उसने जब एन के बैग पर देखा तो कोई टैटू था ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। इतने में उसकी नज़र एन की गाड़ी पर पहुंचती है और वो सीधा उस गाड़ी का पीछा करने लगता है और वो सोचता है कि आखिर यहाँ पर एन क्यों आई है। अब हमें फ़ैन को दिखाया जाता है कि फ़ैन जो है वो एन से मिलने के लिए आई थी और वो उससे बातें कर रही होती है कि इतने में ही वहाँ पर पीछे से लीजुंग आ जाता है और वो कहता है कि एन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन तभी उसकी नज़र रियल एन पर पड़ जाती है और वो सब कुछ समझ जाता है कि आखिर इसके बैक पर टैटू क्यों नहीं है। अब फ़ैन उसे कहती है मेरी बात गौर से सुनो, हाइपर मत होना, ये कोई और नहीं बल्कि मेरी ट्विंस बहन है और ये मुझसे बड़ी है, इसका नाम एन है और मेरा नाम फ़ैन। अब जैसे ही लीजुंग को सब कुछ पता चलता है तो वो सबसे पहले फ़ैन से ही पूछता है तुम इसकी जगह पर क्या कर रही हो। तो वो बताती है कि दी का एक्सीडेंट होने के बाद मॉम ने दुनिया के सामने मुझे एन बनाया ताकि कोई भी हमारे बिजनेस को लूट ना सके। एन मुझसे बिल्कुल अपोजिट है और मैं उससे बहुत अलग हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि तुम अब मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो, इसलिए दुश्मनों से तुम्हें भी तुम्हारी जान का खतरा है, इसलिए प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। वो उसे कहता है कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा और वैसे भी आखिर तुम कब तक अपनी बहन की ज़िंदगी को एन बनकर गुजारोगी। तो वो कहती है जब एन को होश आ जाएगा उस वक्त मैं फ़ैन बनकर यूएस चली जाऊंगी और वो अपनी दुनिया को संभाल लेगी। वो कहता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बहन को कभी होश ही ना आए तो तुम क्या करोगी। अब लीजुंग की बातों को सुनकर फ़ैन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो सोचती है कि वो आज लीजुंग से अपने प्यार को कन्फेस कर देगी, लेकिन फिर वो चुप हो जाती है। अब रास्ते में लीजुंग ये सोचता है कि वो जिस लड़की से
अपने फ्रेंड की मौत का बदला लेना चाहता था। उस लड़की को तो गॉड ने पहले ही उसकी सजा दे दी है, इसलिए अब उसे रिवेंज लेने की जरूरत नहीं है। बट जब वो फैन की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि अब वो फैन को बहुत लाइक करने लगा है। अब नेक्स्ट डे फैन कंपनी में लीजुंग से कहती है कि क्या तुम कुछ दिनों के लिए मेरे फेक हस्बैंड बनोगे, क्योंकि एन की बेटी सिया आ रही है और मुझे उसकी नकली मॉम बनना है और तुम्हें उसका फादर बनना है। वो हाँ बोल देता है और इसके बाद जब नेक्स्ट डे वो उसके घर पर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर सिया आ चुकी है। सिया डायरेक्ट एन को देखकर कहती है, मॉम आप आ गई, मैंने आपको बहुत देर से वेट किया है और मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हुई। तो ये क्या है, ये जो बगल में खड़े हैं यही मेरे डैड हैं, आपने मुझे उनसे मिलाने का प्रॉमिस किया था ना। वाओ, डैड तो बहुत ही हैंडसम है। और फिर वो सीधा दौड़कर लीजुंग के पास जाती है और उसे हक कर लेती है और फिर कहती है, डैड मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। लीजुंग भी नीचे बैठता है और फिर वो सिया से बातें करने लगता है। सिया उससे कहती है, डैड अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। अब फैन भी सिया से एन बनकर मिलती है। फैन के लिए ये सब कुछ बहुत ही स्ट्रेंज था क्योंकि अब तक वो मॉम नहीं बनी थी। अब नाइट के सीन में लीजुंग अपने घर जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ शॉ पहुंच जाती है और वो कहती है, डैड आप कहीं जा रहे हैं क्या। तो फैन कहती, नहीं आपके डैड तो कहीं नहीं जा रहे, बस हम कमरे तक सोने के लिए जा रहे हैं। तो शाओ कहती, ठीक है डैड, गुड नाइट। शाओ के जाने के बाद लेजुंग फैन से कहता है, आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा, क्या तुम्हारी कोई अपनी लाइफ नहीं है, क्या तुम अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती हो। इतने में जो है वापस से शाओ आ जाती है और कहती है, डैड क्या आप लोग झगड़ा कर रहे हैं क्या, मुझे आवाज़ें आ रही थी। वो लोग कहते हैं, नहीं हम लोग कोई फाइट नहीं कर रहे हैं। तो वो कहती, डैड आज मैं आप लोगों के साथ ही सोऊंगी। और उसके बाद वो डायरेक्ट कमरे में जाकर बेड पर सो जाती है। आखिर लीजुंग और फैन उसे मना भी नहीं कर सकते थे कि वो उनके बीच में ना सोए, क्योंकि वो थी एक बहुत ही क्यूट बच्ची। अब नाइट के सीन में जब वो उनके बीच में सोती है तो धीरे धीरे खिसक कर नीचे चली जाती है और लीजुंग और फैन दोनों ही एक दूसरे के बहुत पास आ जाते हैं। अब जब मॉर्निंग में वो दोनों एक दूसरे को अपने करीब देखते हैं तो काफ़ी एम्बेरस फील करते हैं, क्योंकि उनके बीच से शाओ तो नीचे चली गई थी। अब लीजुंग मॉर्निंग के सीन में भी वापस से फैन से यही कहता है कि तुम अपनी लाइफ को नहीं जीना चाहती हो, क्या तुम अपनी लाइफ को एन के नाम पर ही गुजार दोगी। वो कहती है, जब तक एन ठीक नहीं हो जाती बस मुझे तब तक उसकी प्लेस पर रहना है, उसके बाद मैं यूएस चली जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में हमें सारे लोगों को ब्रेकफास्ट टेबल पर दिखाया जाता है, जहां लीजुंग ने शाओ के लिए बहुत सारा बलून लाया था। तो वहीं त्यानचिंग को दिखाया जाता है जो अपनी तीसरी और आखिरी डेट के लिए जिन के हॉस्पिटल पहुंच जाता है। जिन उससे कहती है कि आज मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं चल सकती क्योंकि आज का मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा बिजी है। वो कहता है, ठीक है मैं वेट कर लूँगा। तो जिन कहती है, एज योर विश। जिन तो अपना काम करने के लिए चली जाती है तो त्यानचिंग भी अपनी मॉम के साथ वहीं हॉस्पिटल में टाइम स्पेंड करता है और जिन के काम खत्म होने का इंतजार करता है। त्यानचिंग की मॉम उससे कहती है, मुझे पता है कि तुम जिन को लाइक करते हो और इवन जिन भी बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हारे छोटे भाई लिन ने मुझे पहले ही बता दिया है कि तुम जिन को लाइक करते हो। मुझे भी जिन काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही क्यूट और इनोसेंट सी है वो, और अगर तुम चाहो तो उसे शादी भी कर सकते हो। और हंसने लगती हैं। जिन तो अपने कामों में लगी होती है लेकिन त्यानचिंग की मॉम उसे ही देख रही होती है और त्यानचिंग भी। अब जिन का जब काम खत्म हो जाता है तो त्यानचिंग वहीं पर बैठा बैठा तब तक सो जाता है। अब जिन उसके पास आती है और उसे सोते हुए देखकर कहती है, उठ जाओ, क्या तुम अपडेट पर चलना चाहोगे, क्योंकि मैं फ्री हो चुकी हूँ। वो कहता है, ठीक है तुम चेंज करके आ जाओ, हम साथ चलते हैं। अब जिन और त्यानचिंग दोनों ही अपनी आखिरी डेट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर त्यानचिंग उसे ही देख रहा होता है। जिन अपने नूडल को काफ़ी इंजॉय करके खा रही होती है तो त्यानचिंग उससे कहता है, अच्छा तुम एक बात बताओ मुझे कि तुमने मेरे साथ 3 डेट्स किए, क्या तुम्हें पहली डेट्स में और तीसरी डेट में कोई चेंजेस नज़र आए। तो वो कहती है, पहले दिन मैंने तुम्हें बहुत रूडली बिहेव करते हुए देखा था, तुम उतने बुरे भी नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी। नेक्स्ट सीन में हमें लीजुंग और फैन को शाओ के साथ दिखाया जाता है, जो उसके साथ काफ़ी अच्छे पल बिता रहे होते हैं। शाओ भी अपने डैड को पाकर काफ़ी खुश नज़र आती है। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग के सीन में त्यानचिंग जो है वो एन को आकर बताता है कि हमारे क्लब में पुलिस का छापा पड़ा हुआ है। अब पुलिस वाला एन से कहता है, आपके क्लब में ड्रग सप्लाई किया जा रहा है और हमने एक बंदे को भी पकड़ लिया है। अब वहाँ पर लीजुंग छुप रहा होता है क्योंकि वो एक पुलिस वाला था और सामने वाला पुलिस वाला बंदा उसे पहचान लेता, इसलिए वो छुपने की कोशिश कर रहा था। एन कहती है, ऐसा कुछ नहीं, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी होगी। लेकिन तभी पीछे से एक पुलिस वाला एक बंदे को पकड़ के लेकर आता है और कहता है कि यही है जो ड्रग को सप्लाई कर रहा है। उसके बाद त्यानचिंग और एन वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी त्यानचिंग जो है वो लीजुंग को देखकर शक करता है कि ये छुप क्यों रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ड्रग की सप्लाई कोई और नहीं बल्कि लीजुंग कर रहा है। अब मॉर्निंग के सीन में जो है बॉडीगार्ड आता है और वो त्यानचिंग को बता देता है कि पुलिस को किसी ने गलत रिपोर्ट दे दी थी। तो त्यानचिंग कहता है, तुम्हें किसी पर शक है क्या। तो वो बॉडीगार्ड कहता है, कहीं वो हेलमेट वाला बंदा तो नहीं। और उसके बाद वो लीजुंग और एन की फर्स्ट फाइट वाली जो सीन होती है उसका पूरा वीडियो त्यानचिंग को दिखा देता है। उस वीडियो को देखने के बाद त्यानचिंग को ऐसा लगता है कहीं वो लीजुंग तो नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ त्यानचिंग के मॉम को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल चुका था और वो अकेले ही घर जा रही होती है। जिन उन्हें इतने सारे सामान के साथ देखती है तो वो कहती है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आपको घर ड्रॉप कर देती हूँ।
उसके बाद वो त्यानचिंग की कुछ ऐसी बातें जिन को बताती है जिससे अब जिन के दिल में कहीं ना कहीं त्यानचिंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका था और वो भी अब त्यानचिंग को जो है पसंद करने लग जाती है। बट वो इस बात से एग्री नहीं करती। तो वहीं त्यानचिंग भी फैन को और लीजुंग को उसी जगह पर बुला लेता है जहाँ उनकी पहली फाइट हुई थी। और वो ये कहता है कि वो हेलमेट वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि लीजुंग ही था। इसलिए तुम इसे कहो कि ये मुझसे फाइट करे। इसकी फाइटिंग स्किल देखकर हमें पता चल जाएगा कि वो हेलमेट वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि लीजुंग ही था। अब लीजुंग करता भी तो क्या, अगर वो फाइटिंग करता तो पता चल जाता कि उसकी फाइटिंग स्किल से वही है। इसलिए वो सीधा वहाँ से भागने लग जाता है और कहता है मुझे कोई फाइटिंग नहीं आती। अब उसके पीछे पीछे सारे बॉडीगार्ड और त्यानचिंग सब भागने लग जाते हैं। जोर जोर से वो आगे की तरफ बढ़ता है कि तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और त्यानचिंग जो है उस ट्रक के नेट में फंस जाता है। अब लीजुंग पीछे की तरफ बढ़ता है और सीधा त्यानचिंग की जान बचाता है। त्यानचिंग की जान बचने के बाद अब फैन डायरेक्ट ये कहती है, देखा तुमने, तुम इसे गलत समझ रहे थे और इसी ने तुम्हारी जान बचाई। तुम्हें ऐसा लगता था कि ये गलत है, बट ये गलत नहीं है, ये मैं धोखा नहीं दे सकता, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। तो त्यानचिंग कहता है, आखिर मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं गलत नहीं हूँ। तो वो कहती है, ठीक है फिर ये गन लो और खुद को गोली मार दो। तो त्यानचिंग कहता है, क्या इससे तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ। तो फैन कहती है, हाँ मुझे यकीन आ जाएगा। त्यानचिंग एन को लेकर बहुत ही लॉयल था, इसलिए वो गन लेकर सीधा अपनी कनपटी पर रख देता है। लेकिन तभी लीजुंग उस गन को पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें खुद को शूट करने नहीं दूंगा। वो कहता है, लीजुंग अपना हाथ हटा लो। बट लीजुंग कहता है कि अगर गोली चलेगी तो वो मेरे हाथ से होकर जाएगी। अब जब वो शूट करता है तो पता चलता है कि उसमें गोली ही नहीं होती है, क्योंकि फैन तो सिर्फ त्यानचिंग का टेस्ट ले रही थी और उसने अपना टेस्ट पास भी कर लिया था। उसके बाद वो उसे कहती है, देखा तुमने, लीजुंग ने कैसे तुम्हें गोली लगने से पहले अपना हाथ रख लिया था। वो तुम्हारे लिए बहुत लॉयल है, इसलिए तुम्हें अब उसके साथ अपना बिहेवियर सुधारना होगा। अब नेक्स्ट सीन में जब टैंगशिंग अपने घर पहुंचता है तो वो मॉम को देखकर शॉक्ड होता है कि आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी मिल गया और आप अकेले घर चली आई। तो वो कहती है, मैं अकेले नहीं आई हूँ। तो टैंगशिंग कहता है, आप फिर किसके साथ आए हो। तो वो कहती है, जीन है ना, इसने मुझे यहाँ ड्रॉप किया है और मेरा बहुत ख्याल रखा है। अब टैंगशिंग उसे देख कर शॉक्ड हो जाता है कि वो उसके घर पर कैसे आ गई। तो वो कहती है, ए मिस्टर, तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आई हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी मॉम को यहाँ पर छोड़ने के लिए आई थी। वो कहता है, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। फिर मॉम उसे डिनर के लिए इन्वाइट करती हैं और कहती हैं कि डिनर करके ही जाना। साथ में सारे लोग डिनर करते हैं। टैंगशिंग काफ़ी खुश होता है। तो वहीं दूसरी तरफ हमें बर्थडे का सीन दिखाया जाता है कि शाओ का आज बर्थडे है और शाओ अपने बर्थडे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होती है। तो वहीं लीजुंग भी जब फैन को देखता है तो शॉक्ड हो जाता है कि वो कितनी प्रिटी लग रही है। अब शाओ जो है इन दोनों को करीब लेकर आती है और इनके साथ एक दूसरे को डांस भी कराती है और काफ़ी अच्छा सा पल हमें देखने को मिलता है। तो वहीं त्यानचिंग जब जिन को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था तो वो कहता है, हमारी 3 डेट्स हो चुकी हैं, तो तुमने क्या सोचा, तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओगी। वो कहती है, देखो मैंने तुम्हें डे 1 को ही कहा था कि मैं तुम जैसे लड़कों के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें क्लियर कर देती हूँ, तुम इतने बुरे भी नहीं हो जितना कि मैं तुम्हें समझती थी, इसलिए तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो। त्यानचिंग की बात सुनकर थोड़ा सैड हो जाता है। तो वो कहता है, इसका मतलब तुम मुझे बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगे, चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड ही समझा, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। वो कहती है, मैं तुमसे शादी इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि तुम्हारी लाइफ का कोई ठिकाना नहीं, तुम एक माफिया हो और तुम्हारी जान हमेशा खतरे में ही रहती है। मैं नहीं चाहती कि कल को मैं अकेले ही रह जाऊँ। बेचारा त्यानचिंग जिनकी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलता और उसे ड्रॉप करके वहाँ जा रहा होता है कि तभी लीजुंग उसे जाते हुए देख लेता है। उसके बाद जो जिन होती है वो लीजुंग की कार के पास आती है और कहती, भाई आप कहाँ जा रहे हो। यस गाइस, जो जिन थी वो लीजुंग की छोटी बहन थी। उसके बाद उसे कहता है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, और त्यानचिंग के पीछे चला जाता है। त्यानचिंग को आगे कुछ गुंडे जो है वो बहुत ही बेरहमी से मार रहे होते हैं, लेकिन तभी लीजुंग वहाँ पहुँच जाता है और त्यानचिंग के साथ मिलकर उन गुंडों की अच्छी बैंड बजाता है। अब हमें जिन को दिखाया जाता है जो अपना मोबाइल चला रही होती है, लेकिन उसका दिल उसमें नहीं लगता, बल्कि वो तो त्यानचिंग के बारे में ही सोच रही होती है कि मेरे ना चाहते हुए भी अब त्यानचिंग मुझसे बहुत ही क्लोज हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ फैन भी लीजुंग के बारे में सोच रही होती है और ये दोनों ही लड़कियां ये सोचकर परेशान होती हैं कि आखिर वो अपने लव को कैसे एक्सप्लेन करें और कैसे एक्सेप्ट करें। सो गाइस, अब आपको क्या लगता है, क्या इन दोनों की लव स्टोरी पूरी हो पाएगी। ये दोनों ही अपने प्यार को एक्सेप्ट ना करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लीजुंग जब जिन से मिलने के लिए आता है तो जिन आज कुछ बहकी बहकी बातें कर रही थी। इवन वो आज अपने भाई से प्यार को लेकर बातें कर रही होती है। अब जो लीजुंग होता है वो एन के बारे में भी सोचकर प्यार के बारे में भी बात करने लगता है, लेकिन फिर उसे अचानक ख्याल आता है कि जिन आज इस तरह से बात क्यों कर रही है। तो वो उससे कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई बॉयफ्रेंड बना लिया इसलिए आज तुम प्यार वाली बातें कर रही हो। वो कहती है, बेकार की बातें करना बंद करो, मैंने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया है। उसके बाद हमें एक न्यू कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जैन होता है और जैन कोई और नहीं बल्कि एन का हस्बैंड होता है, जो कि एन पर यानी फैन, लीजुंग और शॉ पर नज़र रख रहा होता है। वो फैन को एन समझकर ये कहता है कि मैं बहुत जल्द अपनी बेटी और तुम्हारी कंपनी दोनों को ही छीन लूँगा। अब नेक्स्ट सीन हमें फ़ैन की कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ैन ने अपनी फ्रेंड हेमी को बुलाया था।
अब फैन का बॉडीगार्ड उसे देखकर तो उस पर लट्टू ही हो जाता है, क्योंकि वो दिल ही दिल में उसे लाइक करने लगा था। उसके बाद फैन एक अनाउंसमेंट करती है कि हमें एक होटल को विजिट करने के लिए जाना है और मैं चाहती हूँ कि उसमें सारे लोग चलें ताकि विजिट में किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। हैमी भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब सारे लोगों को होटल में दिखाया जाता है। फैन को होटल का विजिट करते हुए दिखाया जाता है कि इतने में उसके पास जैन पहुंच जाता है और जैन यही सोचता है कि वो बहुत जल्द एन को हासिल कर लेगा। अब फैन तो उसे नहीं जानती थी कि वो मेरी बहन का हस्बैंड है, लेकिन वो उसे एन समझकर उसके पास आता है और उससे काफ़ी बहकी बहकी बातें करने लगता है। लेकिन एन को तो उसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए वो फ़ोन कॉल का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। अब जैसे ही जैन को उसके पास लीजुंग देखता है तो उसे जेलसी फील होती है और वो जल्दी से फैन के पास आ जाता है। उसके बाद शाओ को दिखाया जाता है जो अपने पापा से कहती है कि उसे गेम खेलना है। अब सारे लोग गेम खेलने में बिजी हो जाते हैं, लेकिन इतने में ही शाओ को वॉशरूम जाने की नीड होती है, तो वो लिन से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है। अब त्यानचिंग का भाई लिन उसे वॉशरूम लेकर चला जाता है। उसके बाद लिन शाओ से कहता है अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो देन मुझे बुलाइएगा। अब बाहर का सीन दिखाया जाता है। बाहर गेम खेलने में सारे लोग बहुत ही बिजी होते हैं और किसी को भी शाओ का ख्याल नहीं होता है, लेकिन अचानक लिन आता है और कहता है कि शाओ वॉशरूम से गायब है। ये न्यूज़ सुनकर सारे लोग इधर उधर दौड़ने लगते हैं और शाओ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि शायद उसका कहीं पता चल जाए, लेकिन अब तक शाओ किसी को भी नहीं मिली थी। उसके बाद हमें शाओ को दिखाया जाता है जिसको जैन अपनी बातों में बहला फुसला कर लेकर चला गया था। अब उसके बाद वो बताता है कि तुम्हारे जो लेजुंग पापा है ना वो तुम्हारे रियल फादर नहीं है, बल्कि वो तो फेक फादर है। तुम्हारे रियल फादर तो कोई और है। और लेजुंग के खिलाफ शाओ को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन वो कहती है कि वो पापा तो बहुत अच्छे हैं और इवन अब झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आप गंदे अंकल हैं। लेकिन जैन अब भी नहीं मानता और वो उसे भड़काने की कोशिश करता है। इतने में जब वो लेजुंग को शाओ की तरफ आते देखता है तो वहाँ से भाग जाता है। अब वो शाओ से पूछती है क्या तुम ठीक हो ना बेटा। शाओ कहती है मामा मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ और हाँ मुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मैं तो बस वॉशरूम गई थी, वो गंदे अंकल थे ना उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया था। इवन वो गंदे अंकल मुझे ये भी कह रहे थे कि लेजुंग पापा है ना आपके रियल पापा नहीं है, बट मैंने भी कहा वो पापा तो बहुत अच्छे हैं। उसके बाद पता नहीं वो कहाँ चले गए। अब लेजुंग को दिखाया जाता है जो लेन और बॉडीगार्ड से ये कहते हैं कि पता करो वो बंदा कौन है जो शाओ को हमारे बीच से लेकर चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ हमें जिन और त्यानचिंग को दिखाया जाता है जिनकी लव स्टोरी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और यहीं पर इन दोनों की बाइसाइकिल रेस लगी थी कि आखिर देखें कौन जीतता है। दोनों रेस कर ही रहे होते हैं कि आखिर देखें फर्स्ट कौन आता है, लेकिन इतने में ही जिन की बाइसाइकिल गिरने वाली होती है तो त्यानचिंग उसे बचा लेता है और बाइसाइकिल तो नीचे गिर जाती है पर त्यानचिंग जिन को गिरने नहीं देता है और वो उसे अपनी बाहों में ले लेता है। अब उसके हाथ पर चोट लग जाती है जिन को बचाते वक्त, तो जिन जल्दी से अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है और उसके बाद उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगा देती है। और ये सब कुछ जिन को करता हुआ देख त्यानचिंग को बहुत खुशी मिल रही थी क्योंकि वो उसे लाइक जो करता था। त्यानचिंग अब तक अपने लव को कन्फेस तो कर चुका था, लेकिन जिन मानने को तैयार ही नहीं थी। अब वहीं त्यानचिंग उसे लेकर अपने कंपनी में पहुंचता है तो लिन उसे सारी बातें बता देता है। तो वो कहता है शाओ इस तरह से गायब हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। उसके बाद वहीं पर लेजुंग भी होता है तो जिन उससे छुप रही होती है कि कहीं उसके भाई ने अगर उसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी और वो बाहर निकल कर आ जाती है। अब त्यानचिंग की जब बात खत्म होती है और वो ऑफिस में जिन को ढूंढता है तो पता चलता है कि जिन तो बाहर खड़ी है। तो वो जिन से पूछता है कि तुम बिना बताए बाहर क्यों आ गई। तो वो कहती है मैं नहीं चाहती थी कि कोई ऑफिस में मुझे देखे और फिर तुम्हारा मेरा नाम एक साथ जोड़े, बस इसीलिए मैं ऑफिस से बाहर आ गई। और वैसे भी मुझे लेट हो रहा है, चलो ना जल्दी घर चलते हैं। अब त्यानचिंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इतने में ही पीछे से लीजुंग भी आता है और वो उसे पीछे से जाते हुए देखता है, इसलिए वो समझ नहीं पाता कि वो उसकी बहन है भी या नहीं। उसके बाद हमें हेमी को दिखाया जाता है। हेमी जो है वो फैन से कहती है क्या तुमने अपने दिल की बात लीजुंग को बताया? बहुत देर हो जाएगी अगर तुमने नहीं बताया। वो कहती है मैंने ठान ली है, मैं बहुत जल्द उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। उसके बाद वो बाहर निकलती है लीजुंग को अपने दिल की बात बताने के लिए, लेकिन तब तक वहाँ जैन आ चुका था। जैन आता है और सीधा अपने घुटनों पर बैठकर एन समझकर उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे शाओ के साथ अपने टाइम को स्पेंड करना है। इवन अब तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम कोई गलती नहीं करूँगा और तुम्हारा दिल बिल्कुल भी नहीं दिखाऊंगा, प्लीज़ एक मौका दे दो मुझे। अब लीजुंग जो है दूर से खड़ा होकर उसे देख रहा होता है क्योंकि वो भी तो नहीं जानता था कि आखिर ये जैन है कौन। फैन को तो जैन समझ में ही नहीं आता क्योंकि वो उसे जानती ही नहीं थी, इसलिए इसको बातें को भी नहीं समझ पाती है। इतने में वहाँ पर लेजुंग आता है और उसे डांट डपट कर यहाँ से भगा देता है, लेकिन वो जाते जाते कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। अब जब लेजुंग रूम में आता है तो वो कहता है आखिर था कौन वो। तो वो कहती है मुझे भी नहीं पता और वो मुझसे क्यों माफ़ी मांग रहा था और वो शाओ के बारे में कैसे जानता है, ये सब कुछ बहुत ही क्रिटिकल है। तो लीजुंग उसे कहता है वो तुम्हें एन समझ रहा था, इसका मतलब उसका एन से कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है, तो फिर तुम एन बनकर ही ये सब कुछ पता लगा सकती हो कि आखिर वो बंदा है कौन। और उसके बाद जब तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाए तो तुम एन बनकर सारी सिचुएशन को हैंडल कर सकती हो। तो वो कहती है
इट्स अ गुड आइडिया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो वो कहता है तुम इतनी शातिर नहीं हो ना, बस इसीलिए। फैन तो अपनी इसी सब फिक्र में डूबी रहती है, लेकिन लेजुंग जो है वो सोचता है कि आखिर एन का एक्सीडेंट किया तो किया किसने। अब मॉर्निंग के सीन में त्यांचिंग को जब अकाउंट की फाइल मिलती है तो उसे पता चलता है कि अकाउंट में बहुत सारा झोलझाल है। तो कौन ये सब कुछ कर रहा है? वो लिन से कहता है कि पता लगाओ आखिर वो बंदा हमारी कंपनी में है कौन जिसने इतना झोलझाल किया। वो अकाउंट का काम ठीक करने के लिए आखिर किसको हायर करे उसे समझ में नहीं आता है, और इतनी जल्दी इतना सारा काम कौन करेगा। त्यांचिंग के पास इतना टाइम नहीं था कि वो अकाउंट को देखे, लेकिन तभी हैमी आती है और कहती है मैंने अकाउंट की स्टडी किया है तो मैं ये काम कर सकती हूँ। बॉडीगार्ड तो उसे देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो उसे लेक्चर करता था। वो कहती है लेकिन हाँ मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हारा पूरा अकाउंट का काम क्लियर कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे साथ काम करना पड़ेगा। अब त्यांशिंग को जो है वो कोई अकाउंटेंट इतना जल्दी नहीं मिल सकता था, इसलिए उसने हाँ कर दिया। और जो हैमी होती है वो त्यांशिंग को लाइक करती है, इसीलिए बस उसने अकाउंट के काम को करने के लिए हाँ कहा था। अब हमें जिन को दिखाया जाता है, जिन को त्यांशिंग ने ये मैसेज किया था कि वो उसके साथ डिनर करेगा। वो भी त्यांशिंग के साथ डिनर करने के लिए काफ़ी खुश थी। उसके बाद इतने में ही उसके पास एक नर्स आती है और उसे बुके देती है और कहती है कि ये बुके आपके लिए कोई बाहर देकर गया है। उसे समझ में आ जाता है कि ये बुके किसी और ने नहीं बल्कि त्यांशिंग ने मुझे दिए हैं। अब हमें फ़ैन को दिखाया जाता है जिससे मिलने जैन आया होता है। जैन वापस से उससे माफ़ी मांगता है तो एन उससे कहती है कि देखो मैं तुम्हें माफ़ करूँगी लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। तो वो कहता है आखिर वो शर्त क्या है? तो वो कहती है तुम्हें अपने सारे गुनाह मेरे सामने कबूल करने होंगे और एक एक गुनाह की माफ़ी मांगनी होगी तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी। अब लेजुंग भी सब कुछ सुन रहा होता है तो वो एन के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि उस रात का गुनाह तो सबसे बड़ा गुनाह था, जिस रात तुम आई थी और तुमने मुझे तुम्हारी फ्रेंड के साथ नाइट स्पेंड करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मेरे साथ अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजारना चाहती हो। इवन तुमने सही किया क्योंकि कोई भी आदमी अगर किसी भी वाइफ को चीट करेगा तो उसे बुरा लगेगा, और तुमने मुझे उस दिन से अपनी लाइफ से अलग कर दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरा गुनाह तो बहुत बड़ा है, माफ़ी के काबिल नहीं है, पर तुम्हारा दिल बड़ा है एन, मुझे माफ़ कर दो। अब उसे पता चल जाता है कि वो एन का हस्बैंड है, इसलिए वो उसे एक लात मारती है और कहती है कि अब तो मैं तुम्हें कभी नहीं माफ़ करूँगी क्योंकि तुम हस्बैंड होते हुए ऐसे चीट करोगे, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। अब लेजुंग भी पीछे खड़ा होता है तो वो भी उसे कहता है कि तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा। उसके बाद वो अपनी बहन के पास आती है और बहुत रोती है और कहती है कि तुम पर इतने गम के पहाड़ टूटे पर तुमने मुझे कभी नहीं बताया। अब त्यांशिंग जो है वो हैमी के साथ काम कर रहा होता है और हैमी जो है वो काम करते करते त्यांशिंग पर नज़र रख रही होती है और साथ ही उसके साथ फ्लर्ट कर रही होती है। लेकिन त्यांशिंग को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि वो तो सिर्फ एक ही लड़की से प्यार करता था जिसका नाम जिन था। वो उसे कहता है मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी काम कर लिया और अब मुझे ऐसा लगता है कि बॉडीगार्ड को तुम्हारे साथ काम करना चाहिए, और वो हैमी के साथ उस बॉडीगार्ड को बिठा देता है। अब वो तो उससे बहुत लाइक करता था इसलिए उसे हैमी के साथ काम करना पसंद था और उसने हाँ बोल दिया था, लेकिन हैमी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद त्यांशिंग जो है वो जिन को मैसेज करता है कि वो उसके साथ डिनर नहीं कर पाएगा, सॉरी। अब नेक्स्ट डे जो है वो त्यांशिंग फैन को बता देता है कि हमारी कंपनी में कोई झोलझाल कर रहा है। अब उसे भी बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है जल्दी से पता करो कि वो बंदा है कौन, आखिर कौन है जो हमें धोखा दे रहा है, क्योंकि उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसने एन जैसी चीज़ से धोखा किया है। एन की बातों को सुनकर त्यांशिंग कहता है वाह एन, आज तुम मुझे पहले की तरह एन लगी और तुम्हारा डिसीजन भी। लेकिन लेजुंग को ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि वो एन के कैरेक्टर में बात कर रही थी। उसके बाद लेजुंग उसे एक बीच पर ले जाता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा ये रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि तुम एन नहीं बल्कि फ़ैन हो, और फ़ैन तो बहुत ही सिंपल है। फिर कहता है फ़ैन आज अपने सारे गम इसी बीच पर छोड़ दो और उसके बाद तुम मेरे साथ खुशी खुशी चल चलो क्योंकि तुम बहुत ही सिंपल और इनोसेंट हो, तुम्हें दुनिया की चालाकी का नहीं पता है। वो अपने गम को सोचकर रोने लगती है और इतना ज़्यादा रोती है कि पूरी तरह से टूट चुकी होती है, बट लेजुंग उसे संभाल लेता है और कहता है तुम फिक्र मत करो फ़ैन, मैं ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। त्यांशिंग जिन से कहता है कि कहीं मैंने तुम्हें डिनर के लिए मना कर दिया इसलिए तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो, पर जिन कहती है मुझे पता है कि तुम एक माफिया बॉय हो और तुम्हें बहुत सारे काम होते हैं इसलिए मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। इतने में वहाँ पर डॉक्टर एच की एंट्री होती है जो जिन को पिछले 10 सालों से जानता है और वो 10 सालों से ट्राई कर रहा है उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के लिए, और फाइनली आज उसने त्यांशिंग के सामने जिन को प्रपोज कर दिया। अब इससे पहले जो है जिन उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करती या उसे कुछ कहती कि तभी त्यांशिंग उससे कहता है कि देखो इस पे ट्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जिन उसे कहती है त्यांशिंग मैंने तुम्हें कब कहाँ कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बट त्यांशिंग जो है वो जिन की बातों को इग्नोर कर देता है और डॉक्टर से ही कहता है कि दोबारा
इसे अब प्रपोज मत करना क्योंकि मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड। तो डॉक्टर एट भी परेशान हो जाता है और कहता है कि देखो, जिन तो मेरी होकर रहेगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। अब हमें उस डीलर जंगफू को दिखाया जाता है जिसने एन से अपने फ्रॉड डील को करने की कोशिश की थी और जैन भी अब उस डीलर से मिल चुका हुआ है। जंगफू जैन से कहता है कि तुम मेरी डील को एन से करोगे क्योंकि मैं उसके सामने जा चुका हूँ और मैं उससे अब डील नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हमें वापस से जिन को दिखाया जाता है। अब उसके सामने जो है दोनों बॉयज आकर खड़े हो जाते हैं और दोनों ही जिन से ये कहते हैं कि वो उनके साथ लंच पर चलें। अब आखिर वो लंच पर किसके साथ जाए, क्योंकि अगर वो त्यांचिंग के साथ जाती है तो इट को बुरा लगेगा और इट के साथ जाती है तो त्यांचिंग को बुरा लगेगा। इसलिए वो बहाना करती है कि उसे उसकी आंटी के साथ आज लंच करना है जिन्होंने ऑलरेडी उसके लिए लंच तैयार किया है, और बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अब इन दोनों बॉयज़ में झगड़ा होता है कि कौन आखिर जिन को लेकर निकल पाएगा। त्यांचिंग इट से कहता है कि तुम देखना, जिन तो आखिर मेरी ही होगी। पर इट भी कहता है कि तुम तो सिर्फ दिखाते ही रहना, मैं जिन को बहुत जल्द लेकर चला जाऊंगा। और उसके बाद दोनों ही लड़के अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो वही मॉर्निंग के सीन में दोनों ही हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जिन को उसके घर पर ही पहुंच जाते हैं। अब वो दोनों से कहती है कि मुझे किसके साथ जाना है और किसके साथ नहीं, ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। इसलिए वो त्यांचिंग को छोड़कर डॉक्टर एट को चूज़ करती है और उसी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। त्यांचिंग को काफ़ी बुरा लगता है कि वो इट के साथ क्यों चली गई, लेकिन तभी गाड़ी में जो जिन होती है उसे ईट भड़का रहा होता है कि त्यांचिंग अच्छा लड़का नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें त्यांचिंग से दूर रहना चाहिए। तो वही लेजुंग भी अब जान चुका था कि वो एन नहीं फैन है, इसलिए वो भी अपने दिल की बात फैन को बता देता है और उससे अपना लव कन्फेस करके अपनी दूरियों को खत्म कर लेता है। जंगफू को जैन के साथ दिखाया जाता है जहाँ जंगफू जैन से ये पूछता है आखिर तुमने कुछ सोचा। वो कहता है कि अगर तुम्हें एन के साथ डील करना है तो सबसे पहले मुझे कंपनी से त्यांचिंग को हटाना पड़ेगा। मैंने सुना है कि आजकल त्यांचिंग किसी हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है क्योंकि उसे हॉस्पिटल की कोई लड़की पसंद आ गई है, इसलिए त्यांचिंग को अपने रास्ते से अब जल्द से जल्द हटाना पड़ेगा तभी हम एन से डील कर सकते हैं। उतने में ही दिखाया जाता है कि उसने अपना गुंडा जो है त्यांचिंग के पास भेज दिया था और वो त्यांचिंग को काफ़ी बुरी तरीके से पीटने लगता है। लेकिन त्यांचिंग भी बहुत बड़ा जाबाज लड़का था, उसने भी उसकी ईंट से ईंट बचा दी। लेकिन तभी पीछे से एक बंदा जो है त्यांचिंग को चाकू मार देता है। त्यांचिंग वहाँ से निकलकर सीधा हॉस्पिटल जिन के पास पहुँचता है और पीछे से उसका मुंह दबा लेता है। जिन डर जाती है तो वो उसे बताता है तुम डरो मत, मैं त्यांचिंग हूँ। जिन त्यांचिंग का जख्म देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे पता चल जाता है कि इसे तो ऑपरेशन की ज़रूरत है। वो सीधा डॉक्टर एट को कॉल करती है और सीधा उसे हॉस्पिटल आने के लिए कहती है। अब जो डॉक्टर एट वहाँ पर आता है तो सबसे पहले वो उसे चेक करता है और कहता है कि इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसे तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। इतने में ही वो गुंडे त्यांचिंग का पीछा करते करते हॉस्पिटल तक पहुँच जाते हैं। अब जिन उन लोगों को देखकर समझ जाती है कि ये लोग गार्ड से लड़ रहे हैं, ज़रूर इन लोगों ने त्यांचिंग को जख्मी किया है। तो वो उन गुंडों को हॉस्पिटल में एंट्री देने के लिए राज़ी ही नहीं होती है और कैसे भी वहाँ से भगा देती है। ऑपरेशन के बाद त्यांचिंग का पूरा ख्याल जिन खुद ही रखती है, इवन उसने उसकी मॉम को भी खबर नहीं किया था। अब जब डॉक्टर इट कहता है कि तुम इसकी किसी फैमिली मेम्बर को बता दो ताकि कोई आकर इसका ध्यान रख सके, तो वो कहती है इसकी मॉम पहले ही बीमार है, मैं उन्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती हूँ। और उसके बाद खुद ही उसके पास आकर बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर इट जो है वो सोचता है कि आखिर ये लड़का है कौन, और वो उसके बारे में कंप्यूटर में सर्च करने लगता है। अब मॉर्निंग के सीन में जब त्यांचिंग को होश आता है तो वो अपने बेड पर जिन को सोता हुआ देखता है तो वो काफ़ी खुश होता है कि उसने उसका पूरा ख्याल रखा। त्यांचिंग जिन से कहता है इसका मतलब तुम अपने घर नहीं गई और तुमने मेरा पूरा ख्याल रखा। अब वो रूडली जा रही होती है कि तभी वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी लीज़ोंग उन दोनों को एक साथ देख लेता है और वो सब कुछ समझ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में वो अपनी बहन को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और वो वहाँ से पूछता है कि मैंने जो देखा वो क्या था, क्या तुम सच में उस लड़के से प्यार करती हो। तो वो कहती है हाँ भाई, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहता है कि तुम जानती हो वो एक माफिया बॉय है, क्या आप भी तुम उससे प्यार करोगी। तो जिन कहती है ऑफ कोर्स भाई, मैं जानती हूँ कि वो माफिया बॉय है, उसने मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है, लेकिन मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं भी अपना अच्छा बुरा समझ सकती हूँ और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसे भूल नहीं सकती। बट लेजुंग कहता है जिन मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एवन उनकी जो कंपनी है वो भी पूरा इलीगल तरीके से काम करती है और बस मैं इसीलिए अंडरकवर एजेंट बनकर उन लोगों की पूरी इन्फॉर्मेशन जमा कर रहा हूँ और अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम त्यांचिंग से दूर रहोगी। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फ़ैन जो है वो त्यांचिंग की खबर मिलने पर उसका हालचाल लेने के लिए आती है और वो कहती है कि तुम्हें कम से कम एक कॉल तो करना चाहिए था मुझे कि तुम इतनी बुरी कंडीशन में हो। तो त्यांचिंग एन से कहता है सॉरी एन, बट मैं इस कंडीशन में नहीं था कि तुम्हें कोई कॉल कर सकूँ। तो फ़ैन उसे कहती है ठीक है, अब जो भी आगे के काम है वो लीजिंग संभाल लेगा और तुम्हें ऑफिस में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो त्याचिंग कहता है जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तो वहीं इट अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता
और जिन को पटाने की पूरी कोशिशें करता, लेकिन जिन उसके साथ होने के बावजूद भी अब भी उसका दिल और दिमाग त्यांचिंग पर ही लगा होता है। तो वहीं कंपनी में अब त्यांचिंग वापस आ जाता है। एन उसे कहती है, मैंने तुम्हें मना किया था ना आने के लिए। तो वो कहता है, आई एम फीलिंग बेटर नाउ, इसलिए मैं आ गया हूँ। त्यांचिंग ने जंक फूड डीलर के बारे में कुछ एन को खबरें दी, जिसकी वजह से अब वो उसे मात देना चाहती थी। तो एन भी अपनी पूरी टीम के साथ रेडी हो जाती है एक नकली मीटिंग करने के लिए और कहती है कि जैसे ही हमारा ब्लूप्रिंट का आइडिया वो अपनाने की कोशिश करेगा, हम एन मोमेंट पे सब कुछ बदल देंगे और जंग फू को शय और मात दे देंगे। इतने में त्यांचिंग को उसके ड्रेसिंग से ब्लीडिंग होने लगती है। तो एन कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें आने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन तुम मेरी सुनते ही कहाँ हो। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिन का दिल नहीं मानता, इसलिए वो त्यांचिंग से मिलने उसके पास पहुँच जाती है। तो वो देखती है वहाँ पर हैमी और एन का बॉडीगार्ड पहले से ही उसकी केयरिंग कर रहे होते हैं। तो वो चुपचाप बिना उससे मिले वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी त्यांचिंग की नज़र जिन पर पड़ जाती है। तो वो उसके पीछे पीछे बाहर तक उससे मिलने पहुँच जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आई थी ना, तो बिना मेरा हालचाल लिए तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो। वो कहती है, बस मैंने तुम्हें देख लिया ना, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो वो कहता है, तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो और बस इसीलिए तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती। अब जिन भी त्यांचिंग से अपना लव कन्फेस करने जा रही होती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई की बातें याद आ जाती है कि उसने त्यांचिंग से मिलने से मना किया है। इतने में ही वहाँ पर डॉक्टर इट आ जाता है और वो वापस से ये कहता है कि तुम्हें अभी इतना घूमना फिरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था ना कि जिन से दूर रहना। तो सबसे पहले त्यांचिंग उसे थैंक्स बोलता है अपनी जान बचाने के लिए और फिर कहता है, तुमने मेरी जान बचा दी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिनको भूल जाऊँगा, मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने में उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं तो वो उन लोगों के बारे में कोई और बात कर ही नहीं पाते। अब जो है इट अपनी बातों को कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें लीजुंग और फैन को दिखाया जाता है जो कि बारिश की वजह से घर नहीं जा पा रहे होते हैं। अब बारिश इतनी ज़ोर से होती है कि लीजुंग उसे गीला करके ही लेकर आता है। अब फ्रेश होने के बाद लीजुंग ने उसे अपने घर पर लाया था, इसलिए वो उसे लंच देता है। वो लंच कर लेती है और कहती है, मैंने तो बहुत ज़्यादा खा लिया क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छा लंच बनाया था। बाय द वे, तुम्हारा घर बहुत अच्छा है। और इतने में उसे ऐसा लिफाफा मिल जाता है जिसमें एन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो सब कुछ देख लेती है, लेकिन तभी लीजुंग उसके हाथों से ले लेता है। लेकिन फिर वो लीजुंग से पूछती है, मेरी बहन एन के बारे में तुम्हारे पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसे है? आखिर तुम हो कौन और तुम चाहते क्या हो? और वो उससे जवाब मांगने लगती है। तो लीजुंग उससे कहता है, तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? वो कहती है, खुद से भी ज़्यादा। तो वो उसे आकर के कहता है, ठीक है, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा, बट अभी कुछ नहीं। वो कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे बताने का इंतज़ार करूंगी। अब नेक्स्ट डे हमें मीटिंग के लिए सारे लोगों को दिखाया जाता है क्योंकि आज वो डील करने के लिए जाते हैं। तो वहीं जंगफू भी अपने सारे घंटों के साथ उसी जगह पर उसी डील के लिए जाता है। जंगफू चाहता था कि ये टेंडर सिर्फ उसे मिले, ना कि एन को, और जैन भी सब में मिला हुआ था। रास्ते में त्यांशिंग की हाथापाई भी हो जाती है जंगफू के गुंडों के साथ क्योंकि वो लोग त्यांशिंग को उस जगह पर जाने नहीं देते। अब सारे लोग कैसे भी करके मीटिंग के लिए पहुंच जाते हैं। अब फैन को दिखाया जाता है जिसने अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से तैयार किया था। इवन उसने पार्टी के सामने एक बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। सामने वाली पार्टी उससे बहुत ही खुश होती है, बट एन के प्रेजेंटेशन से जंगफू को तो बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि उसने ब्लूप्रिंट के सारे पॉइंट्स चेंज करके प्रेजेंटेशन को दिया था और अब उसका दिया हुआ प्रेजेंटेशन किसी को पसंद नहीं आता। फाइनली सामने वाली पार्टी ने इस प्रोजेक्ट के टेंडर को एन को दे दिया था और जंगफू खाली हाथी वहाँ से लौट जाता है। अब सारे लोग बहुत खुश होते हैं। लेजुंग और फैन जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर लेवान आई है जो कि शाओ की न्यू टीचर होती है। लेवान भी एक अंडरकवर एजेंट होती है जिसने अपनी पूरी ट्रेनिंग लेजुंग के साथ ही ली थी। लेजुंग तो उसे देखते ही पहचान जाता है कि ये पुलिस वाली है और एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर आई है। लेवान अपने ट्रेनिंग के दिनों से ही लेजुंग को बहुत पसंद करती थी, लेकिन लेजुंग ने कभी उसे प्यार भरी नजरों से नहीं देखा और ना ही कभी उसने लेवान को भाव दिया। अब टेंडर मिलने की खुशी में फैन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, तो वो शाओ की टीचर को सिर्फ हेलो हाय ही करती है और उससे ज़्यादा कुछ पूछ नहीं पाती। तो वहीं लेवान ने भी फैन से सिर्फ खुद को एज अ टीचर ही इंट्रोड्यूस करवाया था, लेकिन लेजुंग को तो सब कुछ पता था। अब लेजुंग जो है वो फैन को उसके कमरे में लेकर आता है और फिर वो उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है और वो ये भी बता देता है कि वो एक अंडरकवर एजेंट बनकर यहाँ पर आया था एन के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करने के लिए। फैन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रंक थी, इसलिए वो लेजुंग की कोई बात सुने बगैर ही पहले से ही सो जाती है और उसने लेजुंग की कोई बात को नहीं सुना था। अब लेजुंग सोचता है कि उसने अपना सच इतनी हिम्मत करके बताया भी तो वो उसने नहीं सुना। अब नेक्स्ट सीन में त्यांशिंग को दिखाया जाता है जो कि जिन से मिलने आया हुआ था। जिन उससे कहती है कि वो उससे बात करना नहीं चाहती है और नखरे दिखाकर वहाँ से जा रही होती है, बट त्यांशिंग उसके पास आता है और कहता है, क्या सच में तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी है? तो दोनों ही एक दूसरे से चैट पर बातें करने लगते हैं। अब चैट पर बात करने से त्यांशिंग को थोड़ा तसल्ली होती है कि चलो वो मुझसे बात तो कर रही है। अब जिन त्यांशिंग को मैसेज करती है
कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी स्टोरी सुना सकते हो जो स्टोरी किताबों में नहीं हो, मतलब बहुत ही डिफरेंट। तो वो उसे कॉल बैक करता है और कहता है कि तुम्हें मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो भी रियल लाइफ स्टोरी, और ये स्टोरी तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेगी। वो उसे अपने ही बारे में बताता है कि मैं जब छोटा था तो मेरी मॉम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, सिंसियर थी, लेकिन मेरे डैड वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उनका तो काम ही था शराब पीना और मेरी माँ को मारना। मेरे डैड माफिया लोगों के साथ जुआ खेलते थे, लेकिन जब वो जुए में हार जाते थे तो उनके पैसे जो है वो देते ही नहीं थे। अब वो माफिया के सारे लोग मेरे घर आकर हम लोगों से पैसा मांगते थे। अब मॉम के पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो हारे हुए जुए का पैसे पेड कर सकें। तो मॉम और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे। इसलिए 16 साल की उम्र में मैं माफिया बन गया और उसके बाद मैं उस दुनिया में चला गया जहाँ से मैं कभी वापस ही नहीं लौट पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं लौट पाया। अब उसकी स्टोरी को सुनकर दोनों ही बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं, क्योंकि त्यानचिंग के दिल का हाल जो है अब जिन समझने लगी थी, इसलिए वो उसकी परेशानियों को समझकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो सोचती है कि तुमने तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया है त्यानचिंग। अब लीजन को दिखाया जाता है जो अपने कैप्टन के पास पहुंचता है और कहता है कि आपने उस लड़की को अंडरकवर एजेंट बनाकर क्यों भेजा। तो वो कहता है पूरी टीम को तुम पर भरोसा ही नहीं है, क्योंकि आज तक तुमने कोई सुराग दिया ही नहीं। इसलिए सारी टीम का ये फैसला है कि किसी और अंडरकवर एजेंट को इस घर पर भेजा जाए, ताकि माफिया के जितने भी इलीगल्स काम हैं वो हम सबको पता चल चुके। और तुम अगर जल्दी किसी सुराग को नहीं लेकर आते हो तो फिर उस लड़की को हमें वहाँ पर मजबूरन रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो जैसे ही घर पहुँचता है तो उसकी मुलाकात लीवान से हो जाती है और वो लीवान को कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं पहले से ही यहाँ पर मौजूद हूँ, जैसे ही मुझे कुछ भी सुराग मिलेगा मैं पूरी पुलिस फोर्स को बता दूंगा। तो वो कहती है मुझे अपना काम करने दो, तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो ले जाऊँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं खुद भी एक अंडर कवर एजेंट हूँ। वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, बट लीवान तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही होती है। इतने में जो है वहाँ पर फ़ैन आ जाती है। फ़ैन उसे कहती है तुम दोनों एक साथ बात कर रहे हो और तुम दोनों को ऐसे देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। तो लीवान कहती है हाँ तुमने सही कहा, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हमने साथ में स्टडी की है। अब ये चीज़ सुनकर जो फ़ैन होती है उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि वो इनसिक्योर हो जाती है लीजोंग को लेकर। शाओ लीवॉन को लेकर चली जाती है, बट लीजोंग जो है वो फ़ैन की तरफ देखकर मुस्कुराता ही रह जाता है। अब शाओ से लीवॉन जो है इस घर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है कि आखिर उसकी मम्मी क्या करती है, कहाँ आती है, कहाँ जाती है। शाओ को जो कुछ पता होता है वो उसे बता देती है, लेकिन लीवॉन को अभी वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी जो उसे चाहिए था। अब उसके बाद हमें लीज़ों को और फ़ैन को दिखाया जाता है। अब उसकी मॉम जो है वो फ़ैन को जब लीज़ों के साथ इस तरह इतनी क्लोज़ देखती है तो वो उससे अकेले में बात करती है और कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हें लीज़ों को यहाँ से भेज देना चाहिए और शाह को किसी तरह से खुद से हैंडल करना चाहिए। तो वो कहती है मॉम मैं लीज़ों से दूर नहीं रह सकती, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तो उसकी मॉम कहती है तुम ये बात कर रही हो, क्या वो नहीं जानता कि तुम एक माफिया गर्ल हो, और वैसे भी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो वो कहती है मॉम उसे पता है कि मैं एन नहीं बल्कि फ़ैन हूँ, और आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे उससे खतरा है, बट मुझे उससे कोई खतरा नहीं है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करता है। अब लीवॉन जो है इस घर में रहकर एक अंडर कवर एजेंट बनकर पूरी पूरी नज़र जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एन पर रखती है। अब उसकी मॉम को दिखाया जाता है जिसने लीज़ों को अपने पास बुलाया और कहा कि फ़ैन ने मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है, कि तुम उसके बारे में सब कुछ जानते हो और तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब तुम्हारे बीच में हर चीज़ ठीक है तो तुम दोनों क्यों ना एक दूसरे से शादी कर लो। तो फिर लीज़ोंग कहता है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट मैं अभी शादी करना नहीं चाहता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर्स मिलकर सारे लोग एक पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ पर जिन भी होती है और इट भी होता है, बट जिन का तो दिल ही नहीं लगता इस पार्टी में, वो तो त्यानचिंग से चैट पर बातें कर रही होती है। लेकिन तभी अब यहाँ पर सारे लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक गेम प्ले करेंगे, और इस गेम में जिसके पास क्वीन का कार्ड होगा वो किसी को भी कुछ भी करने को कह सकता है। तो यहाँ पर क्वीन का कार्ड एक लड़की के पास आता है जो कि ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि इट जो है वो जिन को किस करे। अब यहाँ पर इट को तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी जिन के पीछे पड़ा हुआ था, तो वो उसकी बात को मान जाता है और फिर वो जिन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। इससे पहले कि जिन उसे रोकती और कुछ कहती कि वहाँ त्यानचिंग की एंट्री हो जाती है और त्यानचिंग जिन को अपनी तरफ घसीट लेता है और कहता है मैं ज़रा देर के लिए गायब क्या हो जाता हूँ, तुम तो पता नहीं क्या कर जाती हो। लेकिन वो तो ड्रंक हो चुकी थी, उसे तो कुछ जैसे समझ ही नहीं आ रहा था। अब इट कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए, हम सब गेम खेल रहे थे और तुमने बीच में आकर सब कुछ खराब कर दिया। तो वो कहता है तुम देख नहीं पा रहे हो कि वो कितनी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी है, मैं उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो इट कहता है मैं उसे घर छोड़ दूंगा, और दोनों ही जिन को एक दूसरे की तरफ घसीटने लगते हैं। अब जिन तो बहुत ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, उसे किसी की कोई बात समझ नहीं आ रही थी, तो वो चिल्लाकर कहती है तुम दोनों चुप हो जाओ, अरे कोई मुझसे तो पूछो मुझे किसके साथ जाना है। और इट को लगता है कि शायद वो उसके साथ जाएगी, इसलिए वो खुश हो जाता है, लेकिन वो इट के पास जाती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, मैं त्यानचिंग के साथ जाऊँगी। त्यानचिंग इट को बाय करके और चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है, और उसे गाड़ी में जब ले जा रहा होता है तो वो कहती है
तुम बार बार कहाँ गायब हो जाते हो? पता नहीं मुझे बार बार तुम्हारे ख्याल क्यों आते हैं। पता है, मैं तुम्हें आज एक सीक्रेट बताती हूँ। पता है, मेरा सपना है कि मैं स्विम सूप पीऊँ, कपल बाइक राइडिंग करूँ और राइजिंग सन देखूँ। पर पता नहीं ये सब कब पूरा होगा। अब त्यांशिंग उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसके बाद वो कहता है, क्या सच में तुम ये सब कुछ करना चाहती हो? वो कहती है, तो क्या तुम्हें झूठ लग रहा है? मैं तुम्हें बाइट कर लूँगी। और उसे बाइट कर लेती है। बट त्यांशिंग उसे कुछ नहीं कहता। अब उसके बाद जिन कहती है, पता है, तुम कभी कभी मुझे थोड़े सिंसियर नहीं लगते हो। पागलों की तरह बातें करने लग जाते हो। और फिर उसके कंधे पे ही सर रखकर सो जाती है। अब उसकी ये सारी बड़बड़ाहट सुनकर भी त्यांशिंग को बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। तो वहीं फैन फिर से एक बार लेजोंग और लीवॉन को एक साथ बात करते हुए देखकर लेजोंग को लेकर इनसिक्योर फील करने लगती है कि कहीं वो लीवॉन से प्यार तो नहीं करता है। और उसके बाद वो लीजोंग को लेकर डर जाती है। लेकिन लेजोंग तो अब भी लीवॉन से यही कहता है कि वो इस घर से चली जाए। तो वहीं सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सनराइजिंग का टाइम होता है और त्यांशिंग की आंखें खुलती है और इतने में ही जिन भी उठ जाती है। तो वो कहती है, इसका मतलब मैं कल रात से इस गाड़ी में तुम्हारे साथ सो रही हूँ। तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं और मेरे घर क्यों नहीं ड्रॉप किया? तो वो कहता है, तुम बहुत अच्छी नींद सो रही थी, इसलिए ना मैंने तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ा और ना ही तुम्हें जगाया। तो वो कहती है, कल रात मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, कहीं नशे में मैंने तुम्हें कुछ बड़बड़ाया तो नहीं, तुम्हारे साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? तो वो कहता है, ऑफ कोर्स किया ना, तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और तुमने ये भी एक्सेप्ट किया कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। तो जिन कहती है, ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया? चलो जाने दो, मैं अपने होश में नहीं थी। उसके बाद त्यांशिंग मुझसे कहता है, ये सब कुछ तो छोड़ो, तुम मुझे किस भी कर लिया मेरे मना करने के बावजूद भी। वो कहती है, क्या सच में मैंने ऐसा किया? मैं कितनी बड़ी पागल हूँ, कितनी बड़ी डम हूँ। क्या तुमने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की? वो कहता, ऑफ कोर्स मैंने की थी, लेकिन तुम मानती तो ना कोई बात होती। वो कहती, मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो त्यांशिंग मुझसे कहता है, जस्ट रिलैक्स, तुमने कुछ नहीं किया, वो सब कुछ सिर्फ एक मजाक था। वो कहती, क्या सचमुच? इतना बड़ा मजाक, वो भी मेरा? दोबारा ऐसा मत करना क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा है। तो वो उसे कहता है, गुस्से में तुम और भी प्यारी लगती हो, ज़रा वहाँ तो देखो, सनराइजिंग हो रही है। अब वो जब सनराइजिंग को देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि ये उसका एक ड्रीम था जो त्यांशिंग ने पूरा कर दिया था। अब अचानक वो दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि त्यांशिंग उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी जिन पीछे हट जाती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है और सोचती है कि त्यांशिंग के वो कितने करीब थी और क्या वो सच में उससे प्यार करने लगी है, तो वो क्यों नहीं अपने प्यार को एक्सेप्ट कर लेती।